अगर हमारे शरीर का तापमान यानी कि टेम्परेचर सामान्य हो, यानी कि 98.6 डिग्री हो फ़ारेनहाइट में, तो हमारा शरीर हमारे लिए बेहतर तरीके से काम आएगा, हम अच्छा फील करेंगे और हम अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छे से काम आएंगे। इसी तरह से इस धरती के लिए भी एक तापमान की गुंजाइश बनाई गई कि अगर हम इसको ऐसा रखें या इतने में रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा। उसके लिए एक औद्योगिक काल का, यानी कि जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी तब का एक समय निर्धारित किया गया। 1850 के पहले जितना इस धरती का तापमान था, हम भविष्य में उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की वृद्धि ना होने दें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे उपायों पर चर्चा होने लगी, जिसमें यह समझ में आया कि हमें ऐसे ईंधन का उपयोग करना होगा जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ना करते हों। हमें ऐसे साधनों का ही इस्तेमाल करना है जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इन सब का उत्सर्जन ना करते हों। तो कोयले पर हम बहुत लंबे समय से डिपेंड रहे हैं, तो ऐसे में कोयले के उपयोग को सीमित करने की आवश्यकता तो साफ साफ समझ में आती है, लेकिन चूंकि हमारी आवश्यकताएं ऊर्जा की बहुत ज्यादा है तो हमें उसका उपयोग तो लेना पड़ रहा है। लेकिन चाहत यही है कि उपयोग कम हो, हम दूसरों पर या तो हम ज्यादा निर्भर हो सकें, वो बेहतर रहेगा। तो अभी एक रिपोर्ट आई है कुछ समय पहले, हालांकि मई में रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह पता चला कि जो कोयले का उत्पादन है वह पिछले 1 साल में बहुत कम हुआ है, यानी कि उत्पादन में वृद्धि कम हुई है। उत्पादन में वृद्धि तो हुई है, यानी कि पिछले साल की तुलना में ज्यादा ही उत्पादन हुआ है, उसके पिछले की तुलना में ज्यादा ही हुआ है, लेकिन जो उत्पादन जो बढ़ा है, बढ़ने की जो मात्रा है, वृद्धि की जो मात्रा है वो कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है शायद उत्पादन में कमी, हम वृद्धि में कमी ला रहे हैं तो आगे चल के हम उपयोग में कम करने वाले हैं इसका। तो यह सब सिर्फ एक अनुमान है, वास्तविकता क्या है वो एक रिपोर्ट बता रही है, जिससे हमें पता चले क्या सच में कोयले का उत्पादन हम कम करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को समझिए और इस रिपोर्ट से जुड़ी हुई बातों को जानिए, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कोयले के उत्पादन को लेकर के दुनिया की क्या स्थिति है, भारत की क्या स्थिति है, और ये हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और हम इसके बारे में इतनी चर्चा कर ही क्यों रहे हैं। हम इस पे निर्भरता कम कर लेंगे तो आखिर हमारे लिए क्या फायदेमंद रहने वाला है और सारी बातों का निष्कर्ष क्या है, सारी बातों को जानेंगे। लेकिन पहले ये जानिए कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ की तरह है, यानी कि एक ऐसा तंत्र है जो कि किसी सरकार का नहीं है, यानी कि गैर सरकारी है। तो गैर सरकारी संस्था है और उसने 2025 के लिए एक रिपोर्ट बनाई, 2025 में एक रिपोर्ट जारी की पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर, स्टिल डिगिंग 2025 ट्रैकिंग ग्लोबल कोल माइन प्रपोजल्स। मतलब कि जो कोल माइन है उसकी क्या स्थिति है वो इससे पता चलेगा। तो हमें इसमें सबसे पहले यह पता चला कि 2024 में जितने वैश्विक स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है वह 105 मिलियन टन है, जो कि 2023 के मुकाबले 46% कम है। अगर हम पिछले 10 साल का अनुमान देखें, यानी कि 2015 से लेकर 2024 तक देखें कि जितनी वृद्धि हो रही थी साल दर साल, जैसे कि 2015 में हम देखें तो 200 मिलियन टन पर एनम से कम हुई। 200 मिलियन टन पर एनम का मतलब प्रतिवर्ष, तो 200 मिलियन टन प्रतिवर्ष 200 से कम हुई। लेकिन 16 में 200 से काफी ज्यादा हुई, 17 में 200 से ज्यादा हुई, 18 में 200 मिलियन टन से ज्यादा हुई, 19 में 200 मिलियन टन से हल्का ऊपर ही रही, 20 में 200 मिलियन से कम, 21 में 200 मिलियन टन से ज्यादा रही, और इन सब का अगर हम एवरेज अगर देखें तो वो 200 मिलियन टन से ऊपर ही जाता है थोड़ा सा। तो एवरेज पिछले 10 सालों का जो वृद्धि का साल दर साल रहा वो 200 मिलियन टन का रहा पूरी दुनिया में कोयले के उत्पादन का। लेकिन यहां पे 105 मिलियन टन है, यानी कि काफी ज्यादा अंतर है। हम 200 मिलियन टन के आसपास की औसत वृद्धि देख रहे हैं, थोड़ी सी 200 मिलियन टन से ज्यादा ही है। तो सीधे सीधे हम देखें 100 मिलियन टन की हम देखें औसत की तुलना में कम वृद्धि हुई है। अब इससे अंदाजा ये लगाने लगे लोग कि हाँ वृद्धि कम हो रही है, यानी कि हम अपनी जरूरतों को, अपनी निर्भरता को कोयले के लिए हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो अंदाजे लगाए गए वो यही लगाया गया। लेकिन वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में यह है कि भारत और चीन, यहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और इन बहुत सारे प्रोजेक्ट को लेकर के देरी हो रही है। देरी हो रही है किसको? अप्रूवल के लिए। और मान लीजिए किसी में अप्रूवल आ भी गया है, तो अप्रूवल आने के बाद भी क्या स्थिति बन रही है? आगे की प्रक्रिया उसमें देरी लग रही है, प्रक्रिया में देरी है।
फिर एक तरफ तो अप्रूवल, दूसरी तरफ प्रक्रिया, और तीसरी तरफ अगर प्रक्रिया पूरी हो गई है तो अभी हम उस पर कह सकते हैं कि परीक्षण पूरा नहीं कर पाए हैं कि उसका काम शुरू कर सके। तो कारण यह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी रुके हुए हैं, वो फाइनल अभी रूप में सामने नहीं है, और जैसे ही आएंगे तो एक साथ बहुत ज्यादा वृद्धि भी देखने को मिल जाएगी। और स्पेशली हम देखें तो भारत चीन यानी कि एशिया और हिंद महासागर वाले क्षेत्र में ही ज्यादा यह हमें दिखाई देता है। हिंद महासागर वाले क्षेत्र मतलब कि ऐसे दूसरे महाद्वीप जो हिंद महासागर से लगे वहां पे भी, वहां से जुड़े हुए देश भी, तो वो कौन कौन से वो भी देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और कारण है, एक कारण ये कि कोरोना के बाद क्या हुआ, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी आवश्यकताओं में हमने कमी कर ली थी, हमने अपने आप को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया था। लेकिन अब ये शिफ्टिंग लंबे समय तक तो रहेगी नहीं, तो वो मांग में वृद्धि फिर से बढ़ने वाली है। तो नए कोयले प्रोजेक्ट की वास्तविक स्थिति क्या है, जिनकी हमने क्या बात की कि वो या तो अभी रुके हुए हैं, या तो अप्रूवल नहीं मिला, या प्रक्रिया में टाइम लग रहा है, या तो अभी फाइनल अप्रूवल यानी कि पूरा परीक्षण वगैरह होने के बाद नहीं आया है। तो उसकी पूरी स्थिति अगर हम देखें तो लगभग 2270 मिलियन टन इतनी वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। 2270। अब 2270 में 1113 मिलियन टन पर एनम की वृद्धि तो हमें अभी इसमें परमिशन ही नहीं मिली है, लेकिन ये प्रोजेक्ट फाइल के रूप में आ चुका है। उसके बाद बहुत सारे में परमिट मिल गई है, तो वो 414 मिलियन टन का है, और उसके बाद 638 मिलियन टन का ऐसा है जिसमें कि अभी कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है, और 107 ऐसा है जिसमें टेस्ट वगैरह हो रहे हैं फाइनल अप्रूवल के पहले के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2217 मिलियन टन एक बहुत बड़ी, हम देखें तो मात्रा में कोयले की उत्पादन की बात करता है। और अगर इतना उत्पादन हो गया तो पर्यावरण पे कितना असर पड़ेगा पता है आपको? पर्यावरण पर असर पड़ेगा 15.7 मिलियन टन मीथेन के बराबर, यानी कि 15.7 मिलियन टन मीथेन जलवायु को प्रभावित करने में, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग में, या वैश्विक तापमान की वृद्धि में जो असर करेगी वो इतना करेगी। अगर 2270 मिलियन टन का ये जो प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू हो गया, तो हम सीधी सी बात है ग्लोबल वार्मिंग को कितना बढ़ा देंगे, 15.7 मिलियन टन मीथेन का प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये देखिए, मीथेन पे ही हम क्यों बात कर रहे हैं, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड पे भी बात कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से भी 80 गुना ज्यादा, कितना, 80 गुना ज्यादा प्रभावित करेगी मीथेन जलवायु परिवर्तन, या हम कहें ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ग्लोबल वार्मिंग में इसका असर 80 गुना ज्यादा है 20 सालों में, अगर हम देखें, तुलना करें CO2 और मीथेन की 20 सालों में। लेकिन लंबे समय में जब हम देखेंगे तो लंबे समय तक CO2 ज्यादा समय तक रहती है, मीथेन ज्यादा समय तक जलवायु में नहीं रहती है। तो वातावरण में मीथेन लंबे समय के बाद अपना असर कम करेगी, तो 80 गुना जो असर अपना 20 साल में दिखा रही है, 100 साल में वो लगभग 20-25 गुना हो जाएगा। वो अलग बात है, लेकिन कहने की बात यह है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमने लक्ष्य तो क्या रखा है, हम चाहते हैं कि औद्योगिक पूर्व काल था जो 1850 के पहले का, उस समय जो तापमान था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस पे हम कम आ जाएं। तो यहां तो बढ़ने की बात हो रही है, यही चिंता की बात है। अब देखिए, ये सारी के सारे जो कोल माइंस हैं जहां के प्रोजेक्ट पे अभी काम शुरू होना बाकी है, उसमें से भारत एक बड़ा, जो जितना बड़ा ये आप सर्कल देख रहे हैं उतने ही बड़े कैपेसिटी की बात हो रही है। हम चीन की देखें तो इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। चीन के बाद ये इससे छोटा सर्कल भारत का, यानी कि भारत, फिर उसके बाद हम देखें रूस, फिर उसके बाद हम देखें ऑस्ट्रेलिया। तो चीन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ये क्रम है, चीन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस। उसके बाद और भी है, पाकिस्तान भी है, साउथ अफ्रीका भी है, इंडोनेशिया भी है, और भी है। लेकिन ज्यादातर देखें ये कौन से, हिंद महासागर क्षेत्र में ही है, उस इसलिए वजह से एशिया और हिंद महासागर का ज्यादा नाम आ रहा है। और ये जो जानकारी आपको मिल रही है ना, इसी ग्लोबल कोल माइन ट्रैकर मई 2025 में ये जानकारी है, मतलब ये वहां से मिली हुई जानकारी है। अब उसके बाद अगर देखें, सबसे ज्यादा मैंने क्या कहा था, भारत का दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चीन का है, 1350 मिलियन टन पर एनम की वृद्धि आ जाएगी अगर ये सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गए। भारत का उसके बाद 329 है, काफी कम है लेकिन दूसरे नंबर पे है।
फिर ऑस्ट्रेलिया का 165, फिर रूस का 98, फिर साउथ अफ्रीका, फिर पाकिस्तान, मोजाम्बिक, फिर इंडोनेशिया, फिर उसके बाद कनाडा, कजाकिस्तान और बाकी। तो हम ये वृद्धि जो देख रहे हैं ये बटी हुई है इतने देशों में मुख्य रूप से। अब यहां पे एक और बात आती है भारत में। तो भारत में 4 ऐसे राज्य हैं, यानी कि जितना 329 मिलियन टन पर एनम की हम बात कर रहे हैं, कितना प्रोजेक्ट हम बढ़ा सकते हैं, इतनी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं कोयला उत्पादन की, तो वो 4 राज्यों पर ही निर्भर है। और 4 राज्य कौन से हैं? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश। मुख्य रूप से 4 हैं तो और भी, लेकिन एक बड़ा अमाउंट आप देखिए, 106 मिलियन टन हमारा प्रोजेक्ट झारखंड में अभी रुका हुआ है। ओडिशा का 92 मिलियन टन का भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में 50 मिलियन टन का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है। और उसके बाद मध्य प्रदेश का 44 मिलियन टन का प्रोजेक्ट अभी शुरू नहीं हुआ है। तो अगर ये चारों हो गए तो बड़ी मात्रा में तो यही आ गया। और उसके बाद जो बाकी उसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, बहुत कम कम है, लेकिन मुख्य रूप से 4 हैं। तो ये 4 आपको याद रखने होंगे जहां पे प्रोजेक्ट ज्यादा मात्रा में दिखाई देता है कि हम वृद्धि लेके आ सकते हैं। फिर भारत के लिए कोयला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, पहली बात तो ये है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था में चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, चाहे बिजली हो, बिजली का मतलब क्या हो गया? सीधी सी बात है, ऊर्जा के लिए। तो ऊर्जा हो, चाहे अर्थव्यवस्था में स्टील और सीमेंट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोयला हमारे लिए एक महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में है। और दूसरी बात है कि अच्छी क्वालिटी का, देखिए, ईंधन अभी जो है भारत में कम है, तो हमें बहुत सारे मामलों में आयात करना पड़ता है स्टील उद्योग में, लेकिन फिर भी हमारा बहुत सारा काम चल जाता है। अगर ये हमारे पास इतना कोयला का भंडार नहीं होता तो हम दूसरी जगह से आयात करते, तो हमारे लिए महंगा पड़ता, हमारी जेब से पैसे जाते, हमारी जेब से डॉलर जाते। दूसरी तरफ ये है कि हम उतने निर्भर नहीं होते जितना अभी हैं। तीसरी बात यह है, कोयला ईंधन के रूप में उपयोग करना इसलिए जरूरी कि ईंधन के बाकी साधनों पर हम उतना डिपेंड अभी हो नहीं पाए। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारी जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए ये हमारे पास मौजूद है और ये भी आवश्यक है। तो इससे बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, तो रोजगार की दृष्टि से भी इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं बार बार क्या कह रहा हूं, कोयले का उत्पादन, तो कोयला तो पहले से मौजूद है, तो उत्पादन उत्पादन क्यों कहा जा रहा है? वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धरती से कोयला माइनिंग करके जब हम निकालते हैं तो वो मौजूद तो है, लेकिन उसको हमें निकालना पड़ता है, उस स्तर पर इसको उत्पादन कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, भारत ने अपना लक्ष्य भी बनाया है। भारत जितना कोयला उत्पादन कर रहा है साल दर साल, उसमें उसने कुछ अपने बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कि अभी लगभग पिछले साल की बात करें 2024-25 में ही, तो 1048 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया। लेकिन अब यहां पर एनम नहीं लिखेंगे क्योंकि 2024-25 एक ही साल की बात हो रही है। 2027 में 1300 मिलियन टन और 1500 मिलियन टन। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1048 से हमें 1500 तक पहुंचना है 2030 में, तो लगभग 450, और कहीं कहीं पे आपको राउंड फिगर में मिल जाएगा, कोई बताएगा कि 500। भारत का लक्ष्य है 500 मिलियन टन में तक की वृद्धि लेके आना है। तो 500 मिलियन टन तक की कोयले के उत्पादन में वृद्धि लाने का जो भारत का टारगेट है 2030 तक का, उसके लिए उसे कोल माइंस बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे उन 4 राज्यों की बात की, ज्यादातर वहां से हमारी क्षमता में वृद्धि हो रही है उत्पादन में। तो कितने लगभग अंदाजे हैं कि 2030 तक में? तो 2030 तक में कुल 100 कोल माइन का एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत की तरफ से खोलने का प्रयास रहेगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो हमने अंदाजा लगाया था कि वृद्धि कम हुई है, तो वृद्धि पिछले एक साल में उतनी वृद्धि देखने को नहीं मिली बाकी की तुलना में। वो इसलिए क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। और सीधी सी बात है, भारत तो अपना टारगेट सीधे सीधे बढ़ा के चल रहा है, 2030 तक उसे 500 मिलियन टन तक का बढ़ाना है लगभग। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि कोयले के उत्पादन में अभी कमी देखने को मिल रही है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं और बढ़ती जा रही हैं। तो हम बाकी बहुत कुछ पर निर्भर हो चुके हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, जैसे मैंने कहा, लेकिन अभी हमारी आवश्यकताओं के आधार पर इसकी जरूरत हमें पड़ रही है। फिर उसके बाद दुनिया की स्थिति में अगर हम देखें तो 2024 में पूरी दुनिया में 8.77 से 9 के आसपास टन का उत्पादन हुआ, अरब टन का कोयले का। और उसके बाद चीन की बात करें तो 4.9 अरब टन का।
भारत का 1.05 अरब टन का। तो अपने आप में दुनिया में अगर हम देखें तो चीन बहुत ऊपर है, फिर उसके बाद भारत भी है। तो बहुत बड़ी मात्रा में कोयला उत्पादन करने वाले ये देश हैं। और उसके बाद कुछ और देश भी हैं जैसे कि इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका, लेकिन चीन बहुत ज्यादा और उसके बाद भारत। अब देखिए ये सारी की सारी जो बातें चल रही हैं उसको हमें इससे कनेक्ट करना पड़ेगा नेट जीरो उत्सर्जन से। जो बात हमने शुरू में कही थी, हम क्या टारगेट चाहते हैं? जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, देखिए पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस समझौता कहा जाता है, 2015 में हुआ और 2015 में 100 देशों ने मिलकर ये ठाना कि हम इस शताब्दी के आधे में, आधे के थोड़ा आगे, मतलब कोई फिक्स ईयर नहीं मेंशन है, आधे आधे थोड़ा आगे में कोशिश करेंगे वहां पहुंचने की। कहा कि दुनिया का 1850 के पहले के समय जो तापमान था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा तक की हम वृद्धि ना लाएं, 1.5 डिग्री तक की वृद्धि में ही हम कंट्रोल कर लें। तो ये अपना एक वो था, कोशिश था। तो ये समझौता हुआ। तो ये जो समझौता हुआ इसके लिए नेट जीरो उत्सर्जन की बात जो कही जा रही है वो प्रयास करने की बात हो रही है। तो नेट जीरो क्या है कि जितना आपने, किसी देश ने कार्बन का उत्सर्जन किया उतना ही उसका अवशोषण भी कर लिया। और इसके बहुत सारे तरीके, जो उत्सर्जन और अवशोषण का बैलेंस ऐसा बना दिया जाए कि जितना गया उतना हमने ले लिया। तो उसका मतलब क्या हो गया? नेट जीरो। नेट क्या रहा? जीरो रहा इमिशन। तो नेट जीरो इमिशन एक ऐसी कल्पना थी कि कार्बन का उत्सर्जन हो भी रहा है, अगर हमें आवश्यकता पड़ती भी है ऐसी गैसों का उपयोग कर, या हम कहें ऐसे गैसों का उत्सर्जन करने की जो जरूरी है, उसके बावजूद हम अवशोषण कर लेंगे तो माना जाएगा कि आपने नुकसान नहीं पहुंचाया। अब यहाँ पे लगभग नेट जीरो भी नहीं है तो जीरो के आसपास पहुंचने की कोशिश रहेगी। तो बहुत सारे देशों ने अपने अपने टारगेट, जैसे अमेरिका ने और यूरोप के कई देशों ने, विकसित देशों ने, अपने यूरोपियन यूनियन ने ये बातें तय की कि हम 2050 के आसपास, 2050 तक नेट जीरो इमिशन करने लगेंगे। जितना हमने कार्बन छोड़ा उतना हम स्टोर कर लेंगे। कई तरीके, मतलब जल वायुमंडल से उतना कार्बन कैसे हटाएंगे? या तो आप बहुत सारे पेड़ लगा लेंगे, प्राकृतिक तरीका है, बहुत सारे पेड़ लगा लिया, जंगल लगा लिए, या फिर ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल करेंगे जैसे कोई इंडस्ट्री कहीं पे है, कारखाना है, तो जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उस कार्बन को स्टोर करने की, उस कार्बन को पूरा का पूरा निकाल करके एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लिया कहीं पे, ऐसी तकनीकी का इस्तेमाल हो सकेगा। तो इन तकनीकों के माध्यम से हम उस जगह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और जहां पे सीधी सी बात है सिर्फ वन और पेड़ और इनके भरोसे अगर प्राकृतिक तरीके से रहना है, तो वहां पे सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल की जरूरत पड़ेगी, तो हम नेट जीरो तक पहुंचेंगे। तो यूरोप और अमेरिका का तो 2050 का है, अगर हम इधर देखें चीन का 2060 का है, भारत का देखें तो भारत का 2070 का है नेट जीरो इमिशन तक पहुंचने का। तो ये हमें समझना जरूरी है। पेरिस समझौता 1.5 डिग्री सेल्सियस भारत के लिए, यूरोप के लिए जो अपना टारगेट है, बाकी बहुत सारे देश हैं जिनके कुछ अलग अलग आगे पीछे टारगेट है। चलिए अब उसके बाद सारी बातों के निष्कर्ष में देखें तो पहली बात यह है कि कोयले का उत्पादन अभी बढ़ ही रहा है। जो बढ़ोतरी में वृद्धि है वो कम हुई है, लेकिन बढ़ रहा है। और आने वाले समय में जो टारगेट है भारत के संदर्भ में देखें तो वो बढ़ाने का ही है, और भारत के संदर्भ में बढ़ रहा है यानी कि दुनिया के संदर्भ में भी बढ़ ही रहा होगा। चीन के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे हमने देखा था 2270 मिलियन टन जो है उसकी की वृद्धि हम कर सकते हैं हर साल की, अभी के प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं पेंडिंग उसी से। तीसरी बात यह है कि हमें पेरिस समझौते को लेकर यह समझना पड़ेगा कि जब इतना प्रोजेक्ट हमारे अभी पेंडिंग ही हैं कि वो अगर आ जाएं तो 15.7 मिलियन टन मीथेन, मीथेन मतलब क्या हो गया? CH4, यानी कि एक कार्बन का परमाणु और 4 हाइड्रोजन के, वो इस तरह से होता है, C हो गया तो ये ऐसे H H H H, ये 20 साल में CO2 से भी ज्यादा, 80 गुना ज्यादा लगभग नुकसानदायक है ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज से। तो ऐसे में इतना अगर होगा तो हम कैसे समझ लें कि पेरिस समझौते को हम लागू कर पाएंगे, उस लक्ष्य को पा पाएंगे? तो ये एक चिंता की बात है, और इस चिंता की बात को लेकर के वैश्विक स्तर पर ही चर्चा होनी चाहिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के आधार पर, या हम कहें UN के बेस पे, महासभा के बेस पे वो चर्चाएं होंगी, बैठक होंगी, तो हम सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे
और इसके लिए सम्मिलित प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की अभी क्षमता कितनी है, जो कि हमने देखी, और क्षमता के साथ साथ हम अपनी क्षमता कहां बढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लस कर रहे हैं, तो उसका अंदाजा रहे उन स्टेट्स के बारे में। यही जानकारी थी जो मुख्य रूप से आपको पता होना जरूरी थी। तो ये सारी बातें हो गई हैं। तो एक छोटा सा सवाल है, सवाल ये है कि भारत ने 2030 तक कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है? ए, कोयला उत्पादन घटाना, बी, केवल निजी कंपनियों को अनुमति देना, सी, 100 नई कोयला खाने खोलना और 100 मिलियन टन क्षमता जोड़ना, और डी है कोयला क्षेत्र का निजीकरण छोड़ देना। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करना है? स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, पढ़ते रहना है। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।